नमस्कार. गोदावरी संवादच्या या दुसऱ्या सत्राकडे आपण आता वळतो आहोत. विष्णूजी जैन यांचे विचार आपण आत्ता इथे ऐकणार आहोत. मी आयामचे अध्यक्ष भरत केळकर यांना विनंती करतो की त्यांनी विष्णूजींना व्यासपीठावर घेऊन यावं. आत्ता आपण जे विचार ऐकलेत ते अत्यंत विचाराची सुस्पष्टता, जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि तो सगळा यातून एक नवी जीवनदृष्टी आपल्याला मिळाली आत्ताच्या या पहिल्या सत्रातून. दुसऱ्या सत्राला प्रारंभ करताना मी मनपूर्वक आभार आधी व्यक्त करतो ते आपल्या या सगळ्याला प्रायोजकत्व ज्यांनी दिलं आहे त्यांच्याबद्दल, आणि त्यानंतर आपण या दुसऱ्या सत्राकडे वळतो आहोत. पहिल्या सत्राच्या एकूणच सगळ्या विचारशलाका मनात घेत असताना त्र्यंबकेश्वर या शब्दाचा उल्लेख जे साईनाथन यांनी केला आत्ता इथे आपल्या समोर, आणि तो ऐकल्यानंतर आणि ते सूत्र दुसऱ्या सत्राला जोडत असताना मला असं वाटतं की नाशिकमध्ये डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा एकदा आलेले असताना, भारतीय पातळीवरचा सरस्वती सन्मान ज्यांना मिळाला ते डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा इथे आलेले असताना एका सकाळी त्यांनी अशी इच्छा व्यक्त केली की आपण त्र्यंबकेश्वरला जाऊया. मुळात लेखक आणि त्या त्र्यंबकेश्वरला जाण्याची इच्छा व्यक्त होणं हा सगळा एक अनुभवत असताना तिथे त्यांच्याबरोबर गेलो आणि त्यांनी खिशात हात घातला आणि जे हाताला लागेल ते त्या दानपेटीमध्ये टाकलं. हे सगळं पाहत असताना परतीच्या प्रवासात डॉक्टर भैरप्पांना प्रश्न असा केला की हे नेमकं काय आहे. तर ते असं म्हणाले की आपली भारतीय संस्कृती जी आहे ती भारतीय संस्कृती टिकवण्याचं काम ज्या मंदिरांनी केलं त्या मंदिरांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचं काम आपलं आहे, म्हणून मी हे करतो. ते सूत्र आता आपण या नव्या सत्रामध्ये ऐकणार आहोत. त्वचेला, ग्रेस नावाचे कवी असं म्हणतात की त्वचेला झुगारून मेंदूत येतो, मनी दाटलेला सुखाचा दुवा, जसे भग्न झाल्या जुन्या देऊळाला, निघाले कुणी घेऊन या दिवा. असं दिवा घेऊन जाण्याचं प्रकाश कार्य विष्णूजींच्या हस्ते, म्हणजे त्यांच्या वडिलांकडून आलेली ही जी विचाराची धारा आहे ती आपण अनुभवतो आहोत, पाहतो आहोत, आणि ती अनुभवताना पाहताना अत्यंत गर्व वाटावा, अत्यंत अभिमान वाटावा अशी कारकीर्द विष्णूजींची आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. त्यांचा सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत. त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत शेफालीताई वैद्य, आणि त्या संवादातून त्यांनी केलेलं काम, त्यांचं व्यक्तिमत्व आणि त्यांचा परिचय हे तर आपल्यासमोर येईलच, पण मंदिरांच्या प्रती आपली असलेली आजची जी अनास्था आहे त्याकडे पाहण्याचं, एका नवा दृष्टिकोन देण्याचं काम आपल्या या एकूणच विचार शृंखलेतून विष्णूजींनी कायम केलेलं आहे. तेव्हा त्यांचा सन्मान करण्यासाठी मी आयामचे मिलिंद कुलकर्णी यांना आमंत्रित करतो की त्यांनी कृपया मंचावर यावं आणि विष्णूजी जैन यांचा सन्मान करावा. या कार्यक्रमानंतर आपला भोजनाचा सत्र यानंतर असणार आहे, पण आत्ता जे साईदीपक आपल्यामध्ये आहेत ते आपलं काम म्हणजे त्र्यंबकेश्वरला जाऊन दर्शन घेऊन इथं पुन्हा येणार आहेत. तेव्हा त्यांच्या पुस्तकांवर ज्यांना स्वाक्षरी घ्यायची असेल त्यासाठी ते इथे उपलब्ध असणार आहेत. यानंतरची सूत्र शेफालीताईंकडे. धन्यवाद. धन्यवाद. It is a matter of great honor for me to host this interaction. Sai was absolutely right. The man sitting here is an absolute superstar and he has a legacy. He is a second generation superstar, not just a first generation superstar. इनके पिताजी ने
almost 110 cases, if I am not wrong, have been filed on behalf of Hindus in different cases, and he is the one who was instrumental. His father was the one who was instrumental for the Supreme Court opening the door of the Babri structure for worship to Hindus, and now we know that we are poised at a cusp of witnessing a Ram Janmabhoomi Mandir. Abhi bhi, he and his father are the lawyers in the case of Gyanvapi Mandir, and the case is going on. And he has a wealth of information to share, and these are all battles that he and his father have fought. You know, it's not just academic knowledge, but he's been in the middle of the battlefield. But today, when we are talking about टेम्पल डिस्ट्रक्शन एंड टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन, ये हमारा विषय है आज का, कि मंदिरों का विध्वंस और मंदिरों का पुनर्निर्माण। हम जानते हैं, जो भारत में जानते हैं, और इसके लिए किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत के किसी भी मंदिर में जाइए, आप उत्तर भारत के तो हर मंदिर में जाइए, आपको वहाँ विध्वंस के निशान दिखाई देंगे। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है, बड़ा मंदिर नहीं है, जो आक्रांताओं के वार से बचा हो। सॉरी, माय हिंदी इज़ नॉट दैट ग्रेट, आई थिंक आई विल शिफ्ट टू इंग्लिश। सही है, आप हिंदी पे बात कर सकते हैं। बट one year I was traveling from Tamil Nadu. I covered 5 states actually: Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, and in 1 month. And I was seeing different temples there, and there was, all those temples bore the marks of destruction. Murtis were destroyed, the temple was destroyed. Many of these temples had garbhagrahas that are empty. And when I asked everywhere, from Srirangam in Tamil Nadu to the Hoysala temples of Halebeedu, to the temple of Modhera in Gujarat, to the temples in Rajasthan, what happened to these temples? I got only one answer: Alauddin Khilji. And this was one man who has destroyed Hindu temples in 5 states. This is just one leader, one Islamic conqueror. And we have had a series of Islamic conquerors destroying temples, starting from the destruction of the Mulastan temple, Mulastan Surya temple, and ending with the destruction that Aurangzeb had done in Kashi and Mathura. And yet we have some experts, quote unquote, who are saying that temples were okay, maybe 80 temples were destroyed. That too, they were destroyed for political reasons, but there was not religious philosophy behind it. बस वो पावर सेंटर था मंदिर, इसलिए उसको तोड़ा गया क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे। आपके धर्म को डिसरिस्पेक्ट करने का उनका कोई मकसद नहीं था। ऐसा बहुत लोगों ने कहा है, जिसमें कुछ भारतीय इतिहासकार भी हैं, कुछ अमेरिकन इतिहासकार, रिचर्ड ईटन है शायद उनका नाम, उन्होंने ये दावा किया है। रोमिला थापर ने भी ये दावा किया है, बहुत लोगों ने ये दावा किया है। तो आप इस क्षेत्र में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस दावे में कितना तथ्य है और कितना झूठ है? धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। और आपके सवाल का जवाब देने से पहले मुझे लिबर्टी लेने दीजिए कि मैं पर्सनली साई दीपक का तो बहुत बड़ा फ़ैन हुई, और आज उन्होंने, हम लोग कोर्ट्स में हम लोग का मिलना होता है, आज उन्होंने जो अपने इस बहुत ही एक मैं कहूँगा साई दीपक की नॉलेज के लिए बहुत ही छोटा सेशन था, जो आज उन्होंने इस कम समय में वेल्थ ऑफ नॉलेज इस पूरी ऑडियंस को दिया और हमें दिया है, इसके लिए मैं उनको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूँ। एक्चुअली साई दीपक के लिए मैं और मेरे पिताजी और जितने लोग हैं वो इसलिए बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि इनका आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा है, और जो रिसर्च इनके पास जो नॉलेज है वो एक्चुअली हम लोगों के काम आ रही है और बहुत ज़्यादा काम आ रही है। एंड ही इज़ मैं ऐसे कह सकता हूँ एल्डर ब्रदर, और हम सबके लिए ही इज़ अ जेम फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब
मैं एक्चुअली उस टाइम पे पैदा हुआ हूँ जब मैंने अपने बचपन से, अपने चाइल्डहुड से और एक्चुअली और बहुत ही एक्टिवली ये दौर देखा था और ये नारे सुने थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मेरे पिताजी कोई कमर्शियल लॉयर नहीं है। ही इज़ अ वेरी गुड लॉयर, वेरी नॉलेजेबल लॉयर। 1976 में उनका एनरोलमेंट हुआ। मेरे ग्रैंडफादर जुडिशरी में थे और उनके पास कोई ऐसा, जिसे कह सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह की लाइन में पढ़ने की, क्योंकि ना उस समय ना इस तरह की बातें की जाती थी। और जब मेरे पिताजी इस तरह की बातें कहते थे, मैं कल जब नासिक से मुंबई से नासिक आ रहा था गाड़ी में, तो जो कलीग्स आए थे लेने में, उनको बता रहा था कि 47 ईयर्स की लीगल करियर में उन्होंने तिरस्कारी झेला है। और आज मैं और साई दीपक आज भी इस जुडिशियल फैटर्निटी में आज भी कहीं ना कहीं तिरस्कार झेल ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब साई दीपक वेल रिसर्च फैक्ट और फिगर्स के साथ कोर्ट में बात करना चाहते हैं तो उनकी बात सुनी जा रही है, पर आज उसी समय, ये बात मैं आपके यहाँ पे कहना चाहता हूँ, उसी समय राजीव धवन के अंदर ये हिम्मत होती है कि वो राम मंदिर की हियरिंग के दौरान नक्शा उठा के फाड़ देते हैं और एक कंटेम्प्ट का एक्शन भी नहीं लिया जाता है। क्या ये अथॉरिटी है हमारे पास? ये अथॉरिटी इसलिए नहीं है। जो साई दीपक ने यहाँ पे बात कही, उनकी बात का कोर क्या है कि कम्युनिटी को स्टैंड होना है उन लोगों के साथ जो लड़ रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मेरे बाबूजी ने लड़ाई लड़ी इतने साल, तो तिरस्कारी झेला, और उस तिरस्कार झेलने के पीछे जो गाइडिंग फैक्टर था वो ये था कि जैसे साई ने इतिहास की स्टडी की है, उन्होंने बहुत डिटेल्ड स्टडी की है इतिहास की, और इतिहास की स्टडी करके ये पाया है कि यहाँ पे हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ बलात्कार किया गया, बोरे में भर के ले जाया गया, खाल के जूते पहने गए, गुलामों के गुलाम हम पे शासन कर गए। और अगर अब भी हिंदू नहीं उठा तो फिर कब उठेगा? ये जितनी लिटिगेशंस हम कर रहे हैं और जितनी बातें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसमें मैं का भाव नहीं है कि हमने क्या किया। इसमें यह भाव ढूंढिएगा कि अगर एक सनातनी पागल हो जाए, सनक जाए और अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को त्याग के समाज के लिए आगे बढ़ के आना चाहे, तो वो चेंज ला सकता है और लोगों के दिमाग के ताले खुल सकते हैं। अब मंदिर इसलिए तोड़े गए, जैसे कि आपने बात कही साईं दीपक के साथ सेशन में भी, कि ये जितने इन्वेडर्स आए, अगर आप देखेंगे सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण इंडिया में हुआ था, पर वो लुटेरे थे, आते थे, लूटते थे, चले जाते थे। उसके बाद जब उन्होंने इस देश की नब्ज को समझा और उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे अगर इस देश को आपको रूल करना है तो इस देश की कल्चरल हेरिटेज को आपको मिटाना पड़ेगा। और मैं बाबरनामा से कोट करना चाहता हूँ कि बाबर जब हिंदुस्तान, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबर बहुत ज़्यादा शराब पीता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबरनामा में लिखा हुआ है। राम मंदिर की हियरिंग के दौरान हमने बताया भी, कुछ लोग कह रहे थे कि बाबर बहुत ही ग्रेट आदमी था, कुछ ऐसे भी हैं लोग। तो राम मंदिर की हियरिंग के दौरान उन्होंने बताया कि बाबर बहुत शराब पीता था और एक दिन उसको ये हुआ कि हमें अपना साम्राज्य एक्सटेंड करना है। तो जब वो फरगना से भारत की तरफ उसने कूच किया तो उसने कसम खाई कि आज जिस तरह, ये मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं बाबरनामा के, कि आज जिस तरह मैं ये शराब के प्याले तोड़ रहा हूं, कसम खाता हूं कि इसी तरह से मूर्ति पूजकों की मूर्तियां मैं तोड़ूंगा। उस कसम के साथ वो आया और उनको एक नफरत थी मूर्ति पूजकों के खिलाफ। जो साई दीपक ने बात कही कि आप फॉल्ट लाइन को पहचानिए, प्रीडेटर और आप प्रे को पहचानिए, तो वो एक पूरा समुदाय, एक पूरा समाज मूर्ति पूजकों के खिलाफ है। और बाबर उसी कसम के साथ आया, लोगों के सर काट के उसके पिलर बना दिए गए और उसके बाद राम मंदिर का तो विध्वंस किया ही किया। तो जब हमने इतिहास का अध्ययन किया तो हमने ये पाया कि अगर आपको हिंदू समाज को जागरूक करना है और हिंदू समाज की स्पिरिचुअल एबिलिटी को जागरूक करना है, तो आपको उन जगहों को वापस लेना पड़ेगा जिन जगहों को इतिहास में
तितर बितर किया गया है, और वो जगह जो हमारी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस की जगह है। इसीलिए हमने ज्ञान व्यापी का केस फाइल किया, क्योंकि अगर आप ज्ञान व्यापी का, और राम मंदिर का केस भी इसलिए फाइल हुआ था, अगर आप ज्ञान व्यापी के केस की हिस्ट्री देखेंगी तो ज्ञान व्यापी, मैं अगर उसको बहुत कम शब्दों में यहाँ समझाना चाहूँ काशी को, तो काशी हम सारे सनातनियों के लिए मदर ऑफ सिविलाइजेशन है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले काशी थी, अविनाशी काशी थी, जो महादेव की त्रिशूल पे बैठी हुई है। आज उस काशी में एक आक्रांता आके हमारे मंदिर को तोड़ देता है और हम चुप बैठते रहते हैं। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि अब ये सनातन समाज चुप नहीं बैठेगा। ये पूरी लड़ाई, ये पूरी लीगल बैटल, हमें नहीं पता हम जीतेंगे कि हारेंगे, पर ये पूरी लीगल बैटल ये मैसेज देने की कोशिश है कि तुम भले ही हमारे मंदिर को तोड़ दो, 700 साल बाद भी, 800 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी ये सिविलाइजेशन उठेगी और बोलेगी इसी जगह हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य मौजूद थे, और उस जगह को वापस लेगी। वापस क्यों लेगी? क्योंकि वो जगह हमारी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस का केंद्र है। अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग में से, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जस्टिस रामास्वामी ने सुप्रीम कोर्ट पे अपने जजमेंट में लिखी है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, और उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। और लोगों के दिमाग में कंसेप्ट है कि मंदिर टूट जाने से, मंदिर को छिन्न भिन्न कर देने से देवता का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैं आज इस ऑगस्ट गैदरिंग के माध्यम से ये बहुत ही अथॉरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि लोगों को इस्लामिक लॉ तो समझ में आता है, और इस्लामिक लॉ लोग चीख चीख के कहते हैं, बड़े बड़े बैरिस्टर्स, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। इस ऑगस्ट गैदरिंग के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारा सनातन हिंदू कंसेप्ट है वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। और जैसे कि आज मैंने अभी त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए, और यहाँ पे स्थान देवता की पूजा का महत्व है। यहाँ पे भी मंदिर तोड़ा गया और यहाँ पे पेशवा जी ने उसको रेस्टोर कराया, उसके बाद रानी अहिल्याबाई होलकर ने थोड़ा थोड़ा रेस्टोरेशन कराया, जीर्णोद्धार किया। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं 3 अथॉरिटी आपके सामने कोट करना चाहता हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी बहुत कम लोग जानते हैं, साई दीपक तो जानते ही होंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है हिंदू लॉ पे, बीके मुखर्जी की हिंदू लॉ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। पीवी काणे, जो जिनको भारत रत्न अवार्ड किया गया, उनकी 7 वॉल्यूम्स में हिंदू लॉ है, उनकी किताब का भी सार यही है कि देवता का अस्तित्व खत्म नहीं होता है मंदिर तोड़ने से। और गोपाल चंद्र शास्त्री की भी किताब है हिंदू लॉ की। तो इसीलिए जहाँ पे हमारे जागरूक स्थान थे, मैं आपके सामने कंसेप्ट रखना चाहता हूँ, जहाँ पे हमारे जागरूक स्थान थे, और अगर वहाँ पे शिवलिंग या मूर्ति को भंजन किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, तो वहाँ पे हमारे देवता अदृश्य फॉर्म में, इनविजिबल फॉर्म में विराजमान रहते हैं, जब तक कोई डेवोटी आके वापस उनको स्थापित ना कर दे। वरना क्या कारण था कि सोमनाथ मंदिर इतनी बार तोड़ा गया और वहीं पे सोमनाथ मंदिर को दोबारा उसी जगह, उसी स्थान पे बनाया गया। इसीलिए मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि काशी की लड़ाई हो चाहे वो मथुरा की लड़ाई हो, इसको मुझे नहीं पता किस आदमी, कौन लोग किस बाइनरी से देखते हैं, पर मेरे लिए ये स्पिरिचुअल लड़ाई और सनातनियों को एकजुट करने की लड़ाई, और हम सारे लोगों की, जो आपने जैसे बात कही, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की लड़ाई की दृष्टिकोण से मैं इसको ज़्यादा देखता हूं बजाय किसी और दृष्टिकोण से। और ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इस बात के लिए बहुत शायद मैं इमोशनल हूं कि जो शिवाजी महाराज की आखिरी प्रतिज्ञा थी कि मैं अपने जन्म लाइफ टाइम में काशी मथुरा नहीं मुक्त करा पाया, अब समय आ गया है कि हम सारे सनातनी एकजुट होकर काशी मथुरा को मुक्त करें। और इसीलिए हम लोगों ने ये लड़ाई इसको लिया है। और मुझे लगता है कि जब मेरे बाबूजी ने लड़ाई ली तो उसमें जो हमने रिसर्च वर्क किया, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वरना 2020 में अगर कोई मुकदमा फाइल हो, और जब हमने 2020 में मुकदमा फाइल किया था काशी के केस में, अगर एग्जाम्पल दूं, और मैं ये जितनी बातें बता रहा हूँ यहाँ पे, इसमें मैं का भाव नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर हम लोग नेगेटिविटी अपने अंदर की हटा के
पॉजिटिव सोचें कि पता नहीं सरकारें क्या सोचेंगी, ऑर्गेनाइजेशंस क्या सोचेंगी। अगर आपको अपनी रिसर्च पे, जैसे साइद ने यहाँ पे बात कही, अगर आपको अपनी रिसर्च पे भरोसा है, अपने कॉज पे भरोसा है, और अगर आपके साथ एक डिवाइन काम आप कर रहे हैं, तो डिवाइन काम, डिविनिटी कैसे फील होती है, ये हमने काशी के केस में ऑब्जर्व किया। उसका मैं आपको यह उदाहरण देना चाहता हूँ। सॉरी, आपने वो क्वेश्चन नहीं पूछा पर मैं बोलता चला जा रहा हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न ज्ञानवापी के संबंध में ही है। आपने और आपके पिताजी ने ज्ञानवापी के बारे में जो केस फाइल किया, तो एक केस तो ये था कि वहाँ की जो स्त्रियों को श्रृंगार गौरी की उपासना की अनुमति दी जाए, एक ये एंगल था। और दूसरा जो एंगल था वो शिवलिंग के बारे में, जिसके लिए फिर कोर्ट ने ASI को ज्ञानवापी का सर्वे करने का आदेश दिया। तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि केस एग्जैक्टली क्या था, और फिर जब सर्वे करने के लिए आप गए थे तब क्या हुआ? मैं दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ज्ञान व्यापी के संबंध में केस क्या है। तो ज्ञान व्यापी के संबंध में हमने सिर्फ एक केस नहीं फाइल किया है, 7 केसेस फाइल किए, 7 केसेस फाइल किए हैं, जिसमें टाइटल सूट भी इन्वॉल्व है, जिसमें हमने कहा है कि ये पूरे एरिया का अगर स्वामित्व और ओनरशिप किसी के पास है तो वो आदि विश्वेश्वर लॉर्ड स्वयंभू विराजमान के पास है। इसके साथ साथ हमने वहाँ पे उस पूरे परिसर में, जिसे खसरा नंबर 9130 कहते हैं, उसमें हमने पूजा का अधिकार भी मांगा है, इस कॉन्सेप्ट से कि वहाँ पे अलग अलग हिस्से में, उस तथाकथित मस्जिद के अलग अलग हिस्सों में हिंदू देवी देवता विराजमान थे, जिनकी पूजा पाठ होती चली आ रही थी, चाहे वो लॉर्ड हनुमान हो, लॉर्ड गणेश हो, माँ श्रृंगार गौरी हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवता हो। तो जब हमने ये मुकदमे काशी की सिविल कोर्ट में फाइल किए 2020 में, तो उसमें सबसे पहले जो भी आदमी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, सिविल साइड में, उसको पता होना चाहिए कि जब इस तरह के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं तो सबसे पहला काम कोई लॉयर करता है, वो कहता है कि वहाँ पे लोकल इंस्पेक्शन करा लिया जाए एडवोकेट कमिश्नर द्वारा। तो हमने सबसे पहले वो दरखास्त दी ऑर्डर 26 रूल 9 में CPC के, कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब ने 3 ऑर्डर्स पास किए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोकल कमीशन द्वारा सर्वे होना चाहिए। उस सर्वे के ऑर्डर को पहले उन्होंने ऑर्डर किया कि यहाँ पे सर्वे हो, तो फिर अंजुमन इंतज़ामिया ने कहा कि आपका ऑर्डर क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग के अंदर जाने का ऑर्डर नहीं है। तो जज साहब ने दूसरा ऑर्डर पास किया कि बैरिकेडिंग के अंदर जाके सर्वे किया जाए। फिर अंजुमन इंतज़ामिया ने कहा कि आपका ऑर्डर क्लियर नहीं है, वहाँ पे ताले लगे हुए हैं, ताला खोलने का ऑर्डर नहीं है। तो जज साहब ने तीसरा ऑर्डर किया कि ताला तोड़ के भी सर्वे करने का हम आदेश देते हैं और जो सर्वे किया जाए। इन तीनों ऑर्डर को, मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अप्रिशिएट करिएगा। इन तीनों ऑर्डर्स को अंजुमन इंतज़ामिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए, ये तीनों ऑर्डर गलत हैं। आज तक क्या रीजनिंग है मैं भी नहीं समझ पाया। बहरहाल 21 अप्रैल 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने उनकी पिटिशन डिसमिस कर दी और कहा कि नहीं, ये सर्वे होना चाहिए, इसमें आपको कोई प्रेजुडिस नहीं है, ना आपकी ढांचा गिर रहा है ना टूट रहा है। लोग जाएंगे अंदर, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करेंगे और कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इस ऑर्डर के बाद अंजुमन इंतज़ामिया ने, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं बहुत ही क्लियरली, अंजुमन इंतज़ामिया ने इस ऑर्डर को सकम किया। उन्होंने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी और सर्वे में पार्टिसिपेट उनको करना पड़ा, पर उन्होंने एक दूसरी टैक्टिक खेली और दूसरी टैक्टिक थी प्रेशर टैक्टिक्स। दूसरी टैक्टिक्स थी अपना, जिसे कहते हैं माइट और पावर शो करने की, ऑन ग्राउंड टैक्टिक्स, वो उन्होंने शो की। और सर्वे के लिए 2 दिन निर्धारित थे, 6 और 7 मई सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। सर्वे से ठीक पहले 5 मई को जो अंजुमन इंतज़ामिया के सेक्रेटरी हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि हम ये सर्वे नहीं होने देंगे। 6 मई को मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4, जिसका फासला शायद करीब 2 किलोमीटर होगा, उस 2 किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग थे और उनका यही इंटेंशन था कि ये जो एडवोकेट कमिश्नर की टीम है, ये गेट नंबर 4 तक ना पहुंच पाए, ये सर्वे ना हो पाए। हमें पता नहीं था, जब हम और मेरे पिताजी और हम लोग अपनी लीगल टीम होटल से निकली और सर्वे करने के लिए गेट नंबर 4 में जा रही थी, तो भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग वहाँ मौजूद थे।
और बहुत ही भयावह की स्थिति थी। और मैं बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम वहाँ पे डर गए, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह का उन्होंने माहौल बनाया था, कोई भी आदमी ऐसा होता तो उसको लगता कि इट्स इम्पॉसिबल टू गो, बिकॉज टोटल हुलिगनिज्म था, टोटल जिसे कह सकते हैं मॉबोक्रेसी थी। और उसके बीच में जब हम जा रहे थे तो मैंने अपने पिताजी से यही कहा कि शायद आज हम गेट नंबर 4 तक नहीं पहुंच पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही और उस बात ने मुझे जैसे लगता है जैसे एक कमांडर अपनी सेना को पंप अप करता है। उन्होंने मुझसे कहा कि विष्णु, या तो आज हम गेट नंबर 4 तक पहुंचेंगे तब भी महादेव मिलेंगे, और अगर नहीं पहुंचेंगे तब भी महादेव मिलेंगे, तुम आगे बढ़ते रहो। उस 70 साल के बुजुर्ग ने, जो अस्थमा का पेशेंट है, और हम लोग गए और ये डिवाइन काम हुआ कि कुछ नहीं हो पाया। हम वहां पहुंचे गेट नंबर 4 में, और हुआ भी वही, महादेव मिले, हुआ भी वही। 6 और 7 मई को सर्वे किया गया पूरे परिसर का, जिसमें बहुत सारे हिंदू साइंस और सिंबल्स मिले। उसके बाद अंजुमन इंतजामिया ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर बायस्ड है। तो एडवोकेट कमिश्नर भी चौंक गया कि अभी तो मैं सर्वे शुरू ही किया है, आउटर एरिया का सर्वे किया है, हर एक चीज़ वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, मैं बायस कैसे हूँ। उन्होंने 8 मई को, मेरे को एक एक डेट एक स्टोरी की तरह याद है, 8 मई 2022 को उन्होंने सिविल कोर्ट में दरखास्त लगाई कि एडवोकेट कमिश्नर बायस्ड है। 12 मई को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब ने 3 एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिए। उन्होंने कहा आपको एक बायस लग रहा है, हम 2 और नियुक्त कर दे रहे हैं, और कहा 14, 15 और 16 मई 3 दिन निर्धारित किए जिस दिन एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे होगा। 14 मई को सर्वे हुआ, 15 मई को सर्वे हुआ, जिसमें जो 3 गुम्बद है उसके नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर मिले, वेस्टर्न वॉल की डिटेल्ड स्टडी की गई, जो नीचे तहखाने बंद थे उसमें हिंदू मंदिर के हिंदू पिलर्स मिले, घंटियां मिली, देवी और देवताओं की कटी हुई मूर्तियां मिली, संस्कृत के लिखे हुए श्लोक मिले, जो व्यास जी का तहखाना था उसमें बहुत सारी मूर्तियां मिली, संस्कृत के श्लोक मिले, हिंदू मंदिर के खंभे मिले। और उसके बाद 15 मई को शाम को जब हम मस्जिद के 3 गुम्बद के नीचे थे तो उस मस्जिद में इन्होंने भारी मात्रा की पेंटिंग की हुई है। मैं तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अंदर गया था। भारी मात्रा की पेंटिंग की है और हर जगह कैलेंडर लगाया हुआ था मस्जिद के अंदर, ज्ञान व्यापी मस्जिद। और आप चौंक जाएंगे जब उस कैलेंडर को उठाया गया तो उसके नीचे से स्वास्तिक के चिन्ह, डमरू के चिन्ह मिले। उसके बाद जब मैं 15 मई को शाम को करीब सामने वजू टैंक के पास पहुंचा तो मुझे शक हो गया। अब ये पता नहीं, मैं डिवाइन मुझे लगता है इंस्टिंक्ट्स है। तो वजू टैंक में इन्होंने क्या किया था, चालाकी से बहुत पानी भर रखा था। वो 3 फीट का वजू टैंक है और फर्स्ट फ्लोर पे है मस्जिद के। तो उन्होंने भारी मात्रा में वहाँ पानी भर रखा था कि कोई उसमें कुछ देख ना पाए। पर जब मैं उसके, और वो रेलिंग से बंद है, तो जब मैं उसके पास गया तो मैंने उसके बीच में एक गोल कलर की दीवार देखी। तो मैंने एडवोकेट कमिश्नर से कहा कि इसको कम किया जाए। तो उन्होंने कहा अरे इसको कैसे कम, सारे अंजुमन इंतजामिया के लोग आ गए, इसको कम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। तो ऐसा जैसे कोई आदमी चोर की चोरी पकड़ता है, तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो मैंने एडवोकेट कमिश्नर से कहा कि नहीं, ये पानी कम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसमें बहुत सारी मछलियां हैं, वो मर जाएंगी। कैन यू इमेजिन, स्टेट गवर्नमेंट ने अगले दिन 16 मई सोमवार का दिन था, बुद्ध पूर्णिमा का, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन लगाई कि मछलियां ना मरे। एग्जैक्टली पानी 2 फीट कम किया गया। और जब हम सीढ़ी से लगा के बीचों बीच पहुंचे तो अपने आराध्य, अपने ईश्वर को 370 साल बाद जो वजू टैंक में थे, मैं देख के, और मैं और मेरी लीगल टीम चिल्ला उठी, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और उसी क्षण ये निर्णय कर लिया कि आज आखिरी दिन है जब इस शिवलिंग के ऊपर वजू हो रहा है, आज के बाद हम इस शिवलिंग पे वजू नहीं होने देंगे। और ईश्वर ने भी कुछ ऐसा करिश्मा किया। 10 बजे हमें ये शिवलिंग बरामद हुआ, और जिस तरह से मॉबोक्रेसी वहां पे चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि 11:30 बजे जब ये नमाज पढ़ने आएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस केस की बचेगी नहीं। तो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने, रोज का एक कल्चर था वहां पे, हर दिन सर्वे में चाय और प्रसाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट एडवोकेट कमिश्नर की टीम के लिए और सारे लोगों के लिए अरेंज करता था। तो अंजुमन इंतजामिया के लोग भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का चाय और प्रसाद खा रहे थे।
वो चाय और प्रसाद खा रहे थे और मैं गया सिविल कोर्ट, सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास, और मैंने कहा जज साहब से कि साहब वहाँ पे शिवलिंग बरामद हो गया है, इस एरिया को सील कर दीजिए, नहीं तो ये 11:30 बजे आएंगे और इसको तोड़ देंगे। इतिहास का मुझे लगता है एक ऐसा करिश्मा था, सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने हमारी एप्लीकेशन को, 1 पेज की एप्लीकेशन को, क्योंकि बहुत अर्जेंट सिचुएशन थी, ना एफिडेविट कराने का टाइम था, ना चीज़ें एक्सप्लेन करने का, 11 बजे रवि कुमार दिवाकर साहब ने हिस्टोरिकल ऑर्डर पास करते हुए उस वजू टैंक के एरिया को सील कर दिया। अब इंडिया की लीगल हिस्ट्री में जो साई दीपक ने बात कही, एक से किस्से होते हैं जब एक पर्टिकुलर वर्ग इन्वॉल्व होता है। जनरली हमें, जितने यहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, आपको क्या सिखाया गया होगा भैया कि अगर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील कहाँ जाएगी? डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, फिर उसकी अपील कहाँ जाएगी? रिवीजन कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट, फिर उसका कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। इनके लिए कानून अलग है। इंडिया की लीगल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कैन यू इमेजिन? और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की 17 मई। मेरे बाबूजी को उस समय अस्थमा का अटैक पड़ गया था, क्योंकि वो सर्वे में अंदर गए थे तो हॉस्पिटलाइज हो गए। वो 17 मई को वो हॉस्पिटल के बेड पे थे और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया ये पूरी प्रोसीडिंग। और जो लेफ्टिस्ट मीडिया थी वो हमारा मजाक उड़ा रही थी। कैन यू इमेजिन कि ये विष्णु शंकर जैन अपने फादर की क्या कहते हैं, बीमारी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनको कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है इसलिए भाग रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर मीडिया आई, आईसीयू के बेड पे मेरे फादर को कैमरे लगाए गए, हमको कैमरे लगाए गए ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम हॉस्पिटल में हैं। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग रखी। 19 मई को मैं अपने फादर को लेके वाराणसी से दिल्ली पहुंचा और वहाँ पे 19 मई को मेरे फादर ने कहा कि विष्णु आज मैं कोर्ट नहीं जा पाऊँगा, मेरी हालत सही नहीं है। तो 19 मई को मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसको कल के लिए रख लीजिए, कल तक वो रिकवर हो जाएंगे, वो आपके सामने कल आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कैन यू इमेजिन? फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको 20 मई को रखा। 20 मई को हमने सारे अपने फैक्ट और फिगर कोर्ट के सामने रखे कि किस परिप्रेक्ष्य में ये सीलिंग ऑर्डर हुआ है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने, और यही ताकत होती है आप लोगों की, यही ताकत होती है इस तरह के इवेंट्स की। सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर अब इस शिवलिंग को टच भी कर लिया तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। और पहली बार हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में एक सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सबस्यूम किया और वो सीलिंग का ऑर्डर इंटैक्ट किया और कहा अब जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता है वो एरिया सील्ड रहेगा। और यहां पे भी बदतमीजी की हद खत्म नहीं हुई। इसके बाद अभी रिसेंटली उनका रमजान का समय आया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि जो वजू टैंक है उसके बगल में हमारे 2 टॉयलेट्स थे वो भी सील हो गए हैं, हमारे को वहीं पे टॉयलेट करने की इजाजत दी जाए। कैन यू इमेजिन? सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी और वहीं पे वजू करने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बहरहाल इजाजत नहीं दी। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट काम ये किया, और उसके बाद मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। सॉरी, मैं पूरा ये सीक्वेंस बता दूं आप लोगों के सामने और किस तरह से ये चीजें हुई हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट काम ये किया, हमने कहा कि इस पूरे एरिया का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए। एएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एप्लीकेशन मूव की, मैंने एप्लीकेशन मूव की थी 16 जुलाई 2023 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में। उन्होंने जवाब वगैरह मंगाया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बंद हो गई 1 महीने के लिए जून की वेकेशंस में, और उसके बाद जुलाई में इसकी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद 14 जुलाई 2023 को, सॉरी मैंने एप्लीकेशन मूव की थी 16 मई को, कोर्ट्स बंद हो गई थी जून की वेकेशंस के लिए। उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद 14 जुलाई 2023 को जजमेंट रिजर्व किया डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने, और 21 जुलाई 2023 को हमने जो जो बातें मांगी थी कि यहाँ पे जीपीआर सर्वे हो, खुदाई हो, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार हो, डेटिंग हो, वेस्टर्न वॉल की स्टडी हो, हर एक चीज हूबहू ऐतिहासिक फैसला देते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 21 जुलाई 2023 को ऑर्डर कर दिया और कहा ये एसआई सर्वे होना चाहिए। और करिश्मा देखिए, 21 जुलाई को ऑर्डर हुआ 2 बजे, संडे को
एएसआई अपनी स्पेशल टीम लेके स्पेशल प्लेन के साथ वाराणसी पहुंच गई सर्वे कंडक्ट करने के लिए। और मंडे को जो कि 24 तारीख है, 24 तारीख से सुबह 7 बजे सर्वे शुरू हो गया। उसके बाद 24 तारीख को अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आप इमेजिन कर सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी से इलाहाबाद का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी से सुप्रीम कोर्ट का डिस्टेंस है 800 किलोमीटर। पर उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट नहीं जा पाए, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। अब मैं नहीं बताना चाहता कि सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, बहरहाल सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, बिना कोई पेपर के, बिना कोई पिटिशन के। मैं ये बातें आज इस मंच पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारी लिबर्टीज हमारे लिए नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया, साहब हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहां पे एएसआई हो गई है, वो फावड़ा लेके जा रहे हैं, वो खोद देंगे, ढांचा गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि हर आदमी जानता है कि एएसआई जो है कहीं पहुंचती है तो मॉन्यूमेंट की लाइफ बढ़ती है, ना कि घटती है। बहरहाल एनीवेज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विद इन 2 डेज 26 तारीख को शाम के 5 बजे तक आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी पिटिशन फाइल करिए और तब तक ये एएसआई का सर्वे स्टे रहेगा। उन्होंने 25 तारीख को 4 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले को स्वयं सुना 4 बजे। 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सुना। 25 तारीख को, 26 तारीख को इसको सुना, 27 तारीख को सुना और हर एक दिन जो ऑर्डर है उसको स्टे रखा। तो ये लोग बहुत खुश हुए कि ऑर्डर स्टे है और ये और वो। 27 तारीख को जजमेंट रिजर्व हो गया। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि एएसआई का सर्वे होगा। 3 अगस्त को सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया एएसआई का ये सर्वे होगा। दोपहर के 2 बजे अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी कि आज इस मामले की अभी हियरिंग होनी चाहिए, रात में कोर्ट खुलवा के हियरिंग होनी चाहिए। शाम के 7 से 8 बजे तक, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन वकीलों का जो बैठे रहे और ये मांग करते रहे कि आज अर्जेंट कोर्ट खुलवा के इसकी हियरिंग करिए। बहरहाल उस दिन उसकी हियरिंग नहीं हुई। 4 अगस्त को इसकी हियरिंग की गई और 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, 2 कोर्ट्स ने होल्ड कर दिया है, इसलिए एएसआई का सर्वे होगा। मैं आपके सामने बात बताना चाहता हूं कि अगर सनातनी कोई बात अपने मन में ठान ले, 15 दिन के अंदर एएसआई का ऑर्डर हम 3 कोर्ट से जीते हैं जो पिछले 30 साल से पेंडिंग है। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी, 11 दिसंबर कोर्ट ने लास्ट डेट फिक्स की है एएसआई के लिए अपनी रिपोर्ट दाखिल करने की। जितनी बातें मैं कह रहा हूं या जितनी मेरी नॉलेज या समझ है, उससे 10 गुना नॉलेज और समझ एएसआई की है। उससे ज्यादा चीजें जीपीआर सर्वे में निकल के आएंगी, जीपीआर रिपोर्ट्स में निकल के आएंगी। और जिस दिन एएसआई अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा, इस सनातन समाज के लिए, सारे शिव भक्तों के लिए, ज्ञान व्यापी में विश्वास करने वालों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। तो इसीलिए इसी दृष्टिकोण से हम कृष्ण जन्मभूमि को केस को भी लड़ रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि के केस का ओरिजिनल ट्रायल इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ चुका है। और हाँ, ये मेरा अगला सवाल था एक्चुअली कि काशी में तो बहुत क्लियर था कि मंदिर तोड़ा गया है, फरमान है औरंगजेब के। जब आप वो बिल्डिंग भी देखते हैं, वो ढांचा देखते हैं, तो भी उसकी एक जो दीवार है वो अभी भी मंदिर की ही दीवार है और वो जानबूझ के ऐसे रखी गई है क्योंकि हिंदुओं को पता चले कि हम ये कर सकते हैं, हम आपके मंदिर तोड़ सकते हैं। औरंगजेब मूर्ख नहीं था कि उसने ये दीवार, ऐसा नहीं है कि वो दीवार तोड़ नहीं सकता था, उसने जानबूझ के वो दीवार रखी है वहां पे कि लोगों को पता चले। इट्स अ रिमाइंडर ऑफ योर ह्यूमिलिएशन एज अ नेशन, एज अ कल्चर, एज अ रिलीजन। इसीलिए शिवलिंग वजू टैंक में है। तो वो तो काशी का तो क्लियर केस था। मथुरा की जो सिचुएशन है वो अलग थी। मथुरा में जो मंदिर था वो तोड़ा गया था, लेकिन वहाँ पे हमारे सुदैव से कुछ बनाया, ईदगाह बनाया नहीं गया था तब औरंगजेब ने। तब अब वहाँ पे ईदगाह क्यों है, किसने बनाया, और ये पूरी जो स्टोरी क्या है उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए, आपने कभी ऐसा, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और मेरी समझ थोड़ी कम है, कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी के पास सेल डीड हो, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हो और कब्जे में कोई और हो? ऐसा कहीं देखा है आपने कि आपके पास सेल डीड हो, मकान के मालिक आप हो, पर कब्जे में कोई और हो?
तो कृष्ण जन्मभूमि का केस अगर मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने समझाना चाहूं तो जिस्ट में यही है कि कृष्ण जन्मभूमि का जो 13.37 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन के मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है और उसमें कब्जे में 2 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सिवाय ये बोलने के कि हमारे बादशाह सलामत ने इसको बनवाया था और पिछले 300 सालों से हम यहाँ पे नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है और ज्ञान व्यापी में भी इसके अलावा कोई प्रूफ नहीं है। तो जो आपने सवाल पूछा, मैं उस सवाल पे आ रहा हूँ, आपका सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, कृष्ण जन्मभूमि का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की डिटेल्ड स्टडी की ज़रूरत है और मैं उसी बात पे आ रहा था। उसका मैं आपको सबको यहाँ पे एक जिस्ट दे रहा था कि कृष्ण जन्मभूमि के केस में पिछले 3 साल से हम लोअर कोर्ट के धक्के खाते रहे कि भाई इस केस को सुन लीजिए 45 हियरिंग 50 हियरिंग दिल्ली से मथुरा जाते रहे, कभी कंडोलेंस हो जा रही है, कभी एडजर्न हो रहा है, केस नहीं सुना जा रहा है। बहरहाल हमने कहा, हाई कोर्ट में हमने सेक्शन 24 ऑफ CPC में एप्लीकेशन लगाई और हमने ये कहा कि अगर इस देश में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उनको गीता भेंट की जाती है और जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया योगेश्वर कृष्ण ने, जो उनकी जन्मभूमि है, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, जो सारे सनातनियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पायस है, जिसका वर्णन गर्ग संहिता में और सारे शास्त्रों में और पुराणों में है, वहाँ पे उस तरह का जो उस नेचर का केस है, नेशनल इंपॉर्टेंस का केस है। इसलिए इसका ओरिजिनल ट्रायल, जैसे राम मंदिर का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था, वैसे ही कृष्ण मंदिर का ओरिजिनल ट्रायल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट को करना चाहिए। हमारी मांग को मानते हुए 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि कृष्ण जन्मभूमि का ओरिजिनल ट्रायल हम करेंगे। इसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद पहुंची सुप्रीम कोर्ट और कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़ने के। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पहुंची, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो डिफेंस और रेलवे के बाद 3rd लार्जेस्ट ओनर ऑफ लैंड है इन द कंट्री, उसने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया हमारे पास पैसे ही नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़ने के। तो हमने कहा भैया, जब 3 साल से हमारा केस स्टे करा के बैठे थे, तब जो सारे वकील लगे हुए थे, तब बड़ी अच्छी पैरवी हो रही थी और बहुत पैसे थे केस लड़ने के। बहरहाल एनीवेज सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को स्टे नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना ट्रायल करता रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमने तुरंत एप्लीकेशन लगाई, एडवोकेट कमिश्नर सर्वे की, और हमने अपनी एप्लीकेशन में जो ऑन एफिडेविट लिखा है वो आपके सामने बता रहा हूँ कि जो तथाकथित शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें बहुत से ऐसे हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं जो आज भी मौजूद हैं और उसको शनै शनै हर दिन मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए और ऑर्डर 26 रूल 9 के तहत उसका एक सर्वे करवाया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। कोर्ट का जजमेंट कभी भी आ सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी एक एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा जिससे चीज़ें और क्लियर होंगी। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर एक कर्सरी ग्लांस देखें तो कृष्ण जन्मभूमि में जो उसकी प्लिंथ है, जो उसके मटीरियल उसमें यूज़ हुआ है, वो मंदिर का ही मटीरियल है, वो कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है। और साथ ही साथ ये कंस्ट्रक्शन कब का है, ये बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स और बुक्स और रेफरेंसेस सजेस्ट करते हैं 1950 तक यहाँ पे इस तरह की कोई मस्जिद नहीं थी। ये कब बनाई गई है, इसका क्या स्वरूप हुआ है, कितनी उसका जो गुम्बद है वो कब बना है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर कब का है, ये सारी चीज़ें एक शोध का विषय हैं। साथ ही साथ आज से नहीं, उस 13.37 एकड़ ऑफ ज़मीन पे जहाँ कंस का कारागार था, जहाँ भगवान ने जन्म लिया था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुओं ने अपना यहाँ पे स्थान बदल लिया, उस जगह पे बराबर कंटिन्यूटी ऑफ वर्शिप रही, उस जगह पे बराबर हमारे मंदिर वो तोड़ते रहे। 3 बार तोड़े गए। कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर है 3 बार तोड़ा गया और हमारे हिंदू राजाओं ने तीनों बार उसी जगह पे अपना मंदिर बनाया। और मैं आज इस ऑडियंस के माध्यम से चैलेंज से कहना चाहता हूं कि वहां पे अगर GPR सर्वे और ASI करा लिया जाए, भगवान कृष्ण का कारागार वहीं पे मिलेगा। पर जैसे ही आप कहेंगे कि यहां पे जरा ये इन्वेस्टिगेशन करा लिया जाए तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा।
अरे ये तो खुदवाना चाहते हैं, अरे ये तो ये करना। भैया जब आपका बिलीफ फेथ ही वही है कि भगवान कृष्ण ने कंस के कारागार में जन्म लिया और वो कारागार वहीं पे है, हिंदुओं ने पिछले 1200 साल 1400 साल में उस एरिया को छोड़ा ही नहीं, जिसका इतिहास मिलता है, जिसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और जिसकी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस और जिसकी ओनरशिप हमारे पास है। तो अगर उस जगह पे अपने बिलीफ को, अपने केस को प्रूफ करने के लिए हम नहीं जाएंगे तो क्या कौन जाएगा? जहाँ पे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, जिसका महत्व गर्ग संहिता में है, उस जगह को कैसे देखेंगे? कोई मुझे एक्सप्लेन करे ना। उसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है, डिगिंग। तो जब डिगिंग की जाएगी बिना स्ट्रक्चर, चलिए आप एक राइडर लगा दीजिए, स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं किया जाएगा, पर यहाँ पे एक ट्रेंचेस बना के डिगिंग की जाए, पहले जीपीआर ही किया जाए, जीपीआर से पता चल जाएगा कि यहाँ नीचे कुछ है कि नहीं है, नॉन इन्वेजिव। पर यहाँ पे तो अभी एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे पे उनका इतना बड़ा विरोध है, क्योंकि देखिए ये एक, जिसे मैं कहूँगा चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। वो भागना चाह रहे हैं, हम पकड़ना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, हम चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो। तो मुझे लगता है जैसे ईश्वर ने ज्ञान व्यापी के केस में आशीर्वाद दिया है, भगवान कृष्ण इस केस में भी आशीर्वाद देंगे। सच लोगों के सामने आएगा और कृष्ण जन्मभूमि का जो ओरिजिनल, जहाँ पे मूल स्थान था, वो आज भी वहाँ पे दबा हुआ है और वो मुक्त होगा और वहाँ पे हमारा भव्य मंदिर दोबारा निर्माण होगा। अभी मैं आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस एज आई प्रॉमिस्ड, बिकॉज आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव क्वेश्चंस एंड आई वुड रादर हिम इंटरेक्ट विद द ऑडियंस देन आंसर माय क्वेश्चंस. सो अगेन जस्ट स्टेट योर नेम एंड आस्क द क्वेश्चन प्लीज, सो दैट मोर पीपल कैन गेट इन. नमस्ते विष्णु जी, मैं चैतन्य गुड़बोले. कोटि कोटि नमन आपके कार्य के लिए, ऐसे ही आप करते रहे. मेरा सवाल ये है कि ASI सर्वे से भी शायद पता चल जाएगा सच्चाई क्या है, पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, क्या वो रोड़े डालेगा क्या, और क्या हो सकता है, और उसको खारिज करना पड़ेगा क्या ये रिस्टोरेशन के लिए? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. जब मैं इस पूरे केस की स्टडी कर रहा था तो हमारे सामने दो ऑप्शन थे और सारे सनातनियों के सामने इस समय दो ऑप्शन हैं. पहला ऑप्शन ये है जो हम सारे लोगों के लिए ड्रीम सिचुएशन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रिपील कर दे. और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की है, साई दीपक ने भी चैलेंज की है, और भी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की है. सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक अपनी पोजीशन इस पर क्लियर नहीं की, जवाब नहीं दिया है. बहरहाल हमारा ऐसा मानना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिपील हो जाए तो वो बेस्ट सिचुएशन है. पर एक लॉयर के सामने दूसरा ऑप्शन क्या होता है, वो होता है अपने इंटरप्रिटेटिव टूल्स को इस्तेमाल करना और उसके तहत वो काम करना जो पार्लियामेंट नहीं कर पाई. और मैं फिर से बात कह रहा हूं कि जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं उसमें मैं का भाव नहीं है, ये बताने का भाव है कि आप लोगों की क्या सक्सेस रही है. ये सक्सेस लोगों तक पहुंची नहीं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इंटरप्रिटेटिव जो मैकेनिज्म है उसके लिए काफ़ी विंडो है और उसमें एक शब्द यूज्ड है रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप. तो जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था वो वैसा रखा जाएगा. ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन है. हम लोग इंटरप्रिटेशन से जाते हैं, जो नैरेटिव बिल्डिंग का इंटरप्रिटेशन दिया जाता है, जो लिखा हुआ है उस इंटरप्रिटेशन से नहीं जाते हैं. और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ. सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला ट्रैवल किया था, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ड्यूरिंग हियरिंग उन्होंने बात कमेंट की थी कि धार्मिक स्वरूप तय करने की आज़ादी देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. और काशी के केस में जब ये आर्गुमेंट आया कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, उनका सबसे पहला फ्रंट लाइन डिफेंस यही था कि ये केस नहीं चलना चाहिए. 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ये होल्ड किया है कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड नहीं है. धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए केसेस फाइल हो सकते हैं और चल सकते हैं. इसके अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को हमारे पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि धार्मिक स्वरूप तय करना जरूरी होता है. तो जो काम लेजिस्लेचर नहीं करा, जो काम पार्लियामेंट ने नहीं किया, अगर आज हमें सिर्फ इतना ही विंडो मिल जाए कि धार्मिक स्वरूप तय करना जरूरी है और उसके लिए केसेस फाइल हो सकते हैं, तो हमारा काम हो गया. और जो ऑलरेडी हो रहा है, सारे केसेस चल रहे हैं आपके, चाहे वो काशी का हो चाहे वो मथुरा का हो. तो धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देता है. और अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं कि अगर कोई आदमी किसी मंदिर में जाके नमाज पढ़ ले तो क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप खत्म हो जाएगा?
एक ही एग्जाम्पल हो सकता है, एक ही आंसर हो सकता है कि भाई नहीं खत्म हो सकता। उसी तरह से अगर कोई मस्जिद में जाके मूर्ति रख दे तो क्या मस्जिद का धार्मिक स्वरूप खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप उसको कैसे तय करेंगे कि हु इज प्रायर इन टाइम, पहले कौन आया था, उसको देखने के लिए क्या तय करेंगे? एएसआई होगा, एडवोकेट कमिश्नर होगा, कैमरे लगेंगे, फोटोग्राफ्स होंगे, सीलिंग होंगे, और ये सारे काम हो रहे हैं, जन जागृति हो रही। विष्णु जी नमस्ते जी। मेरा नाम जागीरदार श्रीरंग जागीरदार। मेरी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है, क्षमा चाहता हूँ। नहीं, मैं ज्ञानवापी के बारे में आज नहीं पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर के बारे में पूछना चाहता हूँ। जब भी उसका खनन किया गया, जब भी उस राम मंदिर के खनन किया गया तो बहुत सारी वस्तुएं वहाँ पे मिली है, ऐसा हम सुनते हैं जी। उसमें आचार्य चाणक्य का भी शिलालेख मिला है क्या? और ऐसी कौन सी वस्तुएं वहाँ पे मिली वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, राम मंदिर का जब एएसआई का ऑर्डर हुआ था तो ऑनरेबल जस्टिस सुधीर नारायण साहब ने उसका ऑर्डर किया था। ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, और इंडिया की लीगल हिस्ट्री में पहली बार इस तरह का ऑर्डर किया गया किसी सिविल सूट में। और काफ़ी अमेरिकन एजेंसीज और फॉरेन एजेंसीज, जब उन्होंने एक्चुअल डिगिंग का ऑर्डर किया था तो उससे पहले काफ़ी रिसर्च हुई थी कैनेडियन एजेंसीज द्वारा, जहाँ पे ये पता लगाया गया कि इसके नीचे कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं है। और जब उन्होंने पॉजिटिव ओपिनियन दी एजेंसीज ने कि इसके नीचे स्ट्रक्चर है, तब उसके बाद डिगिंग का ऑर्डर किया गया। तो जब उस समय डिगिंग हुई 2001 से 2003 के बीच में पूरा कार्यकाल रहा, 1.5 साल के करीब एएसआई सर्वे चला उसमें, तो उसमें बहुत ही लिमिटेड ट्रेंचेस बनाए गए, क्योंकि जो उस समय की सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड थी, उन्होंने ज़्यादा ट्रेंचेस बनाने की इजाज़त नहीं दी, और उतनी खुल के एएसआई नहीं हो पाई जितनी आज के दौर में हो पा रही है। तो उस समय जब एएसआई की खुदाई हुई थी तो 14 कसौटी के खंभे मिले थे, शिवलिंग मिला था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली थी जो हिंदू प्रकृति की, हिंदू नेचर की हैं। वहाँ पे एक शिलालेख मिला था जिसमें लिखा हुआ था ये फरिश्तों के उतरने की जगह है। वरा देवता की मूर्तियाँ मिली थी, हनुमान जी की मूर्ति मिली थी। ये सारी चीज़ें उस समय एएसआई की रिपोर्ट में दर्ज हैं। पर जो आप बात पूछ रहे हैं, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक बार दोबारा रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे, मैं उसके लिए इतना क्लियर नहीं हूँ। पर काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली थी जो हिंदू साइंस और सिंबल्स और हिंदू देवी देवताओं की तरफ इंगित करती हैं, और ये स्टैब्लिश करती हैं कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर था। मेरी नॉलेज में तो नहीं है आचार्य चाणक्य का, पर मैं दोबारा एक बार रिकॉर्ड चेक करूंगा इसके बारे में। आचार्य चाणक्य के शिलालेख के बारे में मैं जो बोल रहा हूँ, जी। वहाँ पे हमारे कलीग काम करते हैं। ही हिमसेल्फ इज एन इंजीनियर, IITN है, वहाँ पे काम करते हैं। उन्होंने फोन करके बोला शिलालेख मिला है वहाँ पे, वो आचार्य नहीं, शिलालेख मिला है वो आचार्य चाणक्य का। मैं वही कह रहा हूँ, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। धन्यवाद जी। नमस्ते सर, यहाँ पे जी। नमस्ते जी। मैं एडवोकेट हूँ, इंजीनियरिंग नहीं की मैंने, शुरुआत से एडवोकेट ही हूँ। तो मेरा एक सवाल ऐसे है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया तो वो जयसाई जी को भी पूछना था जी, तो आपसे पूछती हूँ मैं। जी। तो हम जब देखते हैं कि अपील तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट वैसे ही जाना चाहिए, जी। तो जुडिशियल एक्टिविज्म एंड एस्टैब्लिश प्रोसीजर ये आज हो गया, लेकिन आगे के लिए आप क्या कहेंगे कि ये प्रेसिडेंट कैसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, एक वो। और दूसरा, मुझे लिबर्टी ले लेनी दीजिए कि हम देखते हैं कि वीर सावरकर जी के बारे में, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में, फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में हमारे समाज में जो यंगस्टर्स हैं उन्हें बहुत आस्था है, जबकि उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी मालूम नहीं होता है। सिर्फ अलग अलग रंग के ध्वज लेके ये लोग पूरे रास्ते पे शो करते हैं, उसके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। सबसे पहले जो आपने बात की प्रोसीजर ब्रेक करने की, मैं उस पर ऐसा बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ, नो डाउट, और उसका जीता जाता उदाहरण इस ऑगस्ट गैदरिंग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मैं एक केस कर रहा हूँ हेट स्पीच का। हेट स्पीच के केसेस में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड में धर्म संसद की और बोला गया कि भाई ये हेट स्पीच है, इनको अरेस्ट करो। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए, उनको अरेस्ट भी किया गया, FIR भी हुई।
ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं सेमिनार्स महाराष्ट्र में भी हो रहे थे, जो एक गैंग, एक लॉबी है, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई कि यहाँ पे हेट स्पीच हो रही है, हेट स्पीच होने जा रही है, हो भी नहीं रही है, होने जा रही है, उनकी रैली में कैमरे लगाए जाए और सुना जाए कि वो क्या बोल रहे हैं। इस तरह के भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किए। मैं जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मैंने एक नहीं करीब 50 उदाहरण दिए हेट स्पीच के हिंदू समाज के खिलाफ। तो मैं जज साहब का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा, तो आप इसको सुनिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो इंस्टेंसेस आप लाए हैं ये पुराने हो गए, ये नए लाइए। मतलब कैन यू इमेजिन, आई एम सॉरी, एक सुप्रीम कोर्ट जज कह रहा है कि मतलब ऑफेंस हुआ है, पुराना है, नया लाइए। अच्छा ठीक है, फिर हमने अपनी रिसर्च और बढ़ाई, हम नए इंस्टेंसेस लाए जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल पूछा, ज़्यादा नॉलेज नहीं, एकदम बेसिक सवाल, साहब गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये हेट स्पीच है कि नहीं है? साहब इतना बता दीजिए प्लीज़। और 20 इंस्टेंसेस, यूट्यूब लिंक, फोटोग्राफ सब दिए। तो उन्होंने कहा आज ये पिटिशन मैं नहीं टेकअप करूंगा, इसको एक दिन लगाते हैं, इसको आराम से सुनेंगे। फिर दूसरे जिस दिन लगाया मैंने कहा साहब ये मेरी कॉपी है, कहते आज ये आपकी आई है कि कॉपी कोर्ट में नहीं है। मैंने कहा साहब मैं 3 कॉपी एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, आप ये ले लीजिए, इससे पढ़। कहा नहीं आज इसको नहीं, इसको देखेंगे, कभी और देखेंगे। कहा आपका है इशू, इसको देखेंगे। तो हेट स्पीच जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ है। जो आदमी कहे गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, वो हेट स्पीच नहीं है, उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा। अभी स्टैलिन ने जो बयान दिया उसके लेके मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मैंने कहा साहब इन्होंने आपके ऑर्डर्स का कंटेम्प्ट किया है, और आपके ऑर्डर्स के कंटेम्प्ट में कितने लोगों के ऊपर, हिंदू समाज के लोगों के ऊपर एफआईआर हो गई, चार्जशीट हो गई, और इनके ऊपर तो करिए क्या नहीं, अब हम इंडिविजुअल केसेस नहीं देखेंगे। कैन यू इमेजिन, अब हम इंडिविजुअल केसेस नहीं देखेंगे। तो अभी क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई जिस तरह से रामनवमी पे, तो बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं जो एक सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर विचारधारा और देश की आइन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई रामनवमी में इतनी वायलेंस हुआ है, इतनी गाड़ियां जला दी गई, इतने रेप हो गए, इतने लोगों को मार दिया गया, इसकी तो इंक्वायरी करिए। कहा ये हम नहीं करें। तो मैं ये बात कह रहा हूं प्रोसीजर्स वायलेट हो रहे हैं। और जो मेरी बहन ने यहाँ पे सवाल पूछा उसका सबसे अच्छा जवाब यही है कि हमें आपको सबको यूनाइट होना पड़ेगा, और जो हमारे पास टूल्स हैं, जो बोल सकता है वो बोले, जो लिख सकता है जो लिखे, और जो ये दोनों काम नहीं कर सकता है तो जो ये दोनों काम कर रहा है उनके साथ खड़ा हो जाए। हेलो, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज कि जो अपने हिसाब से जो भी कर सकता है इस कॉज के लिए वो करे, और वो कर नहीं सकता है तो जो करें उनके पीछे अपनी ताकत लगाए। बहुत बहुत अच्छा रिप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक क्वेश्चन है। मैम हेलो। यस यस। विष्णु जी जी यहाँ पे जी नमस्कार। मेरा एक सवाल ऐसा था कि हमने राम जन्मभूमि के लिए 500 साल वेट किया, अभी काशी विश्वनाथ के लिए हम 350 साल से लड़ रहे हैं जी। तो जो ASI के डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हम देखते हैं और आमतौर पर भी हम सुनते हैं कि 40,000 मंदिर तोड़े गए जी। तो क्या हमें 40,000 मंदिरों के लिए भी ऐसे 500,000 साल लड़ना पड़ेगा? मैं थोड़ा बहुत अच्छा सवाल पूछा। या हम एक ऑर्डर पास करके 40,000 मंदिर एक ही बारे में हम कब्जे में क्यों नहीं ले सकते क्या? देखिए जब जे साई दीपक प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, हाँ, तब हम उससे करवाएंगे काम कि भाई देखो तुमने जितना बोला है रिकॉर्डेड है, अब तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, एनीवेज मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस चीज़ को ऐसे समझना पड़ेगा कि ये एक सिविलाइजेशनल बैटल है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ जेरूसलम का। जेरूसलम में 3 समुदाय जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर बोलते हैं और बहुत बड़े लिबरल हैं और सारे आइन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। एक ही भगवान के लिए, उनका भगवान भी एक ही है, फिर भी लड़ रहे हैं। 35 एकड़ के लिए लड़ रहे हैं।
पिछले 2000 साल से वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाया है। यूएन भी इंटरवीन कर चुकी है, सारे बड़े नेशन इंटरवीन कर चुके हैं, आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। राम मंदिर के केस में आपको इंडियन जुडिशरी को धन्यवाद देना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, आपको धन्यवाद देना चाहिए कि 500 साल की इस डिस्प्यूट को 70 साल में ही सही उन्होंने उसको सॉल्व किया। आज हमारे सामने वो दिन आ रहा है 22 जनवरी का, जब भव्य राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है। अब देखिए, बात ऐसी है कि इन सारी लीगल लड़ाई में टाइम तो लगेगा, और हमारे पास ऑप्शन क्या है? आज मैं और आप पार्लियामेंट में जाके तो जा नहीं सकते और ना इसको बिल पास करा सकते हैं, और अगर बिल भी पास कराया जाएगा तो बोला जाएगा कि दूसरे वर्ग कहेगा कि हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया। तो इन सारी चीज़ों का एक जो कल्चर्ड अप्रोच है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है, वो यही है कि जुडिशरी के माध्यम से ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाए। मतलब जिसे कहते हैं आज नहीं, मतलब कभी ना कभी तो जब जागो तब सवेरा है। अब हमारा समाज जागा है, मैंने केसेस फाइल किए 40,000 मंदिरों के लिए, हर समाज में, नासिक में, हर जगह लोग केसेस फाइल करेंगे। यही तो हमारी मुहिम है, इसलिए तो मैं आपके बीच में आया हूं कि हमसे ये सारी पेटिशंस लीजिए, हमसे जो हेल्प चाहिए वो लीजिए, और सारे सनातन समाज से, मैं नहीं, हमारी ये मुहिम है कि समाज इसमें इकट्ठा हो, हर एक वकील इसमें इकट्ठा हो, और 40,000 मंदिरों के लिए हर एक आदमी केस डाले, कम से कम उसको डिस्प्यूटेड तो करें। आज कितने ऐसे मंदिर हैं जो अनडिस्प्यूटेड जा रहे हैं, कितने ऐसे मंदिर हैं जिसको गलत ढंग से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है और हम आवाज भी नहीं रेस कर पा रहे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं भोजशाला का, जो सरस्वती मां वाग देवी का मूल स्थान है। आज आप जान के हैरान हो जाएंगे, मेरे तो दिमाग फट जाते हैं। कैन यू इमेजिन, इंडिया की हिस्ट्री में एएसआई ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है कि ट्यूसडे को हिंदू समाज के लोग उस परिसर में जाके पूजा करेंगे, और फ्राइडे को उसी जगह मुस्लिम समाज के लोग जाके नमाज पढ़ते हैं, और जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो यज्ञ कुंड में थूकते हैं, संस्कृत की ऋचाएं मिटाते हैं। तो सिर्फ ये काम अकेले मैंने तो ये शपथ ली है, मैंने और मेरे बाबूजी ने, कि जब तक हमारे जीवन में, जितना हमारे पास जीवन है, अपना हर एक चीज मंदिरों के रेस्टोरेशन के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए हम लगाएंगे। पर मैं ये चाहता हूं कि सारे लोग इसमें आगे आए, एक एक मंदिर को चैलेंज करें। हम अपनी रिसर्च शेयर करने के लिए, अपनी पेटिशन शेयर करने के लिए, अपने फीडबैक्स देने के लिए रेडी हैं, पर ये पूरे समाज का काम होना चाहिए, सिर्फ अकेले का काम नहीं होना चाहिए। विष्णु जी, जय श्री राम जी मिलिंद कुलकर्णी बात कर रहा हूँ। सर नमस्कार। सर, मैंने आपको पिछले साल हमारे स्कूल के जी सर, मैं नहीं आ पाया था। आप नहीं आ पाए थे जी, मैं आपसे तो क्यों नहीं आ पाया था वो भी आपको पता है। वो भी पता है। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है आज, ये शायद 1 साल पहले ही हो जाता, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि मैंने आपको तब भी बोला था कि नासिक में एक मंदिर है जिसको आपको विजिट करना है जी। और कल परसों अपनी जो चैटिंग हुई उसमें भी मैंने आपको बोला था कि उस मंदिर में हमको जाना है जी। मैं सब पूरे नासिक कर लोगों को भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर और वकील भी बैठे हैं। तो यहाँ पर एक दत्त मंदिर है सात्विक नगर हैप्पी होम कॉलोनी में, 25 साल पुराना मंदिर है जी। अभी उसका झगड़ा चल रहा है और कोर्ट में मुसलमानों ने डिमांड क्या की है कि वहाँ की जो दत्त मंदिर की मूर्ति है दत्त भगवान की, उसको हटाया जाए। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 25 साल पहले वहाँ पर सब हिंदू मेजॉरिटी थी और आज वो एरिया मुसलमानों ने आजू बाजू की पूरी ज़मीन खरीदी करके वहाँ पर सब मुस्लिम एरिया बहुसंख्यक हो गया है। तो अगर कोई, मैंने उनको ये भी बात बताई कि हजारों मंदिर, लाखों मंदिर इस देश में है और उसके बारे में मुस्लिम समाज की क्या आस्था है हम सबको पता है। और इसी के कारण आप एक मंदिर आपके मुस्लिम एरिया में सुरक्षित नहीं देख पा रहे हैं और उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ के वकील लोगों को भी अपील करूँगा कि उसमें ज़रा ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही। और सबको आपको आह्वान करना चाहूँगा और मैं आपको भी आह्वान करना चाहूँगा सर, अगर आपके पास शाम को 5-10 मिनट बचेंगे तो आप उस दत्त मंदिर के भगवान के दर्शन के लिए अवश्य आइए। और पूरे नासिक के लोगों को भी मैं आह्वान करता हूँ कि आप उस मंदिर में आकर देखिए परिस्थिति क्या है। श्योर सर। मेरा नाम पीयूषा इंगरे है, इधर। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्राउड ऑफ यू। सभी सनातन धर्मी आपका आपसे बहुत आपको बहुत गर्व है। हमको आपका बहुत गर्व है।
मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो यूथ या कोई भी हिंदू होके ही वो आइडियोलॉजीज उनकी बहुत अलग है। मतलब अभी सबको सच्चाई पता है कि सब मंदिर हमारे हैं या इंडियन कल्चर के हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि ये हमारा हो सकता है। वो बोलते कि होगा, देखते हैं हो हमें क्या करना है वगैरह। तो ये आइडियोलॉजी जो है या जो थिंकिंग है वो हम यूथ में कैसे बदल सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत क्या 50% लोग साई दीपक को पढ़ लें और 50% आनंद रंगनाथन की बातें सुन लें, और जो बाकी बचा हुआ है ताई से सुन लें, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों का जवाब इतिहास में है। अगर लोग सही से हिस्ट्री पढ़ेंगे और अगर मिडीवियल हिस्ट्री पढ़ेंगे, और जब सन 712 से, जैसे मैंने बताया कि पहला आक्रमण हुआ है, उसको सही से पढ़ें तो पता चलेगा कि किस तरह की बर्बरता इस पूरे हिंदू समाज ने झेली है। और ये बात राम मंदिर के समय, जो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सीनियर है, मेरे वरिष्ठ हैं, माननीय पराशरन साहब, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं ये कैसे सुधारे जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही थी उस समय। राम मंदिर के जजमेंट में बात कोटेड है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस मतलब जो इतिहास में अन्याय हुए हैं उसको सिर्फ आज के देश में आज का संप्रभु, आज का सॉवरेन उसको ठीक कर सकता है। तो मुझे लगता है सॉवरेनिटी डेमोक्रेसी में लाइज विद द पीपल। तो हम ही लोगों को मिलकर ठीक करना है, और हम लोगों को अगर ठीक करना है तो हम लोगों को इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए जो आपका सवाल है, मैं ऐसा कहूँगा कि अगर हम जितना हिस्ट्री पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा, और उसी से सबक लेके, उसी से सीख लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। विष्णु जी, जय श्री राम। मैं संदीप बोगे। मेरा ये सवाल है कि इन दिनों टीपू सुल्तान का जो महिमा मंडन हो रहा है, जो उसको सेक्युलर बनाने की या उसको सेक्युलर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि उस टीपू ने कुछ मंदिरों को सुरक्षा प्रदान की या कुछ आर्थिक सहायता की, इसमें तथ्य है या नहीं है? अगर तथ्य है तो उसमें क्या पॉलिटिकल तर्क है, था या कुछ, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, ये हम लोगों की जो अभी जे साई दीपक ने बात कही थी, उन्होंने बहुत ही एक रूट बात कही थी कि आपको अपने शत्रु को समझना होगा। और ये सिर्फ टीपू सुल्तान के साथ नहीं हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, जब राम मंदिर के केस की हियरिंग हो रही थी तो बहुत से ऐसे लोग थे जो बाबर का महिमा मंडल कर रहे थे कि बाबर बहुत अच्छा था, उसने कुछ ऐसा नहीं किया, वो तो औरंगजेब ने तोड़ा है। ऐसे भी लोग थे जो कोर्ट में आए थे चोरी देके कि बाबर ने नहीं तोड़ा है, ये औरंगजेब ने तोड़ा है, बाबर तो बहुत अच्छा था। सर, यहाँ पे महाराष्ट्र में तो लोग औरंगजेब का भी महिमा मंडल करते हैं। आप बाबर और अकबर की बात ही छोड़ दीजिए। एग्जैक्टली, यू आर राइट। मैं उस पर ही आ रहा हूँ। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं औरंगजेब अच्छा था, देखो उसने कितने मंदिरों को अनुदान दिया है, उसने कितने मंदिरों को बचाया है। अब टीपू सुल्तान पर तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये एक विकृत मानसिकता है और इतिहास के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब ज़रूरी है कि इतिहास, सही इतिहास हमें पढ़ाया जाए। और मैं आज इस गोदावरी लिटरेचर फेस्टिवल में आके ये कहना चाहता हूँ कि एक टाइम था जब लेफ्ट कहता था कि मतलब उनके एक कमांड थी राइटिंग पे, तो आज आप इस फेस्टिवल में देखिए द राइट इज राइटिंग, और ये बहुत ज़रूरी है। विष्णु जी, एनी मोर क्वेश्चंस? विष्णु जी, यस, हॅलो विष्णू जी, चंद्रभान पाटील सर, भारतामध्ये RSS ही संस्था नसती तर भारताची परिस्थिती काय राहिली असती? भारत में अगर RSS नहीं होता तो भारत की क्या परिस्थिति? देखिए, मैं तो इसका जवाब देना चाहूँगा सीधा। संघ को अगर किसी को समझना है तो आपको संघ के साथ रह के समझना पड़ेगा। और अगर संघ नहीं होता, मुझे लगता है संघ, मैं तो इसको ओपनली कहना चाहता हूँ, और मतलब नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, संघ हम सारे सनातनियों की मदर ऑर्गेनाइजेशन है, हम सारे सनातनियों की। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि जब आपने मस्जिद में शिवलिंग ढूंढा तो संघ प्रमुख ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग ना ढूंढो। तो मैंने एक ही जवाब दिया, अगर कोई माँ ये देख रही है कि उसका बच्चा हथियार लेके युद्ध में जा रहा है तो माँ क्या करेगी? तो संघ जो है वो अपनी नीति से चलता है, और संघ को
हम सारे सनातनियों के लिए मदर ऑफ सिविलाइजेशन है, जो गुरु गोलवलकर जी का विजन है, जो माननीय हेडगेवार जी का विजन है, जिस तरह से आज संघ अलग अलग क्षेत्रों में ज़बरदस्त काम कर रहा है, जिसकी मैं यहाँ पे अगर व्याख्यान करने जाऊँ तो शाम हो जाए। जिस तरह से आज एक संघ का व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, व्यतीत कर रहा है, मुझे लगता है कि संघ जैसी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी डिसिप्लिन फोर्स हो ही नहीं सकती है। और आज हम कामयाब हुए एक ऐसी डिसिप्लिन फोर्स बनाने में। तो मैं आपके सवाल का यही जवाब देना चाहता हूं कि संघ हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सारे लोगों की एक मात्र संगठन, मात्र संस्था संघ है। पीछे हेलो हेलो there was a lady behind. हेलो एक्सक्यूज मी मैं ऑर्गेनाइजर से पूछना चाहती हूँ कितना समय है प्रश्नों के लिए? अभी 151 हुआ है, 2 बजे तक, 2 बजे। हाँ, लास्ट। विष्णु जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुलकर्णी है। मैं महाराष्ट्र की कुछ नामी संस्थाओं के लिए एज ए कंटेंट राइटर काम करता हूँ। मेरा एक सवाल है, एक नहीं 2 सवाल है मेरे। उसमें पहला ये है कि महाराष्ट्र में और नासिक में भी मैं जब देखता हूँ तो ऐसे बहुत सारी जगह है जो जिसे हम दरगाह कह सकते हैं, जो काबिज किए गए हैं। तो अगर हम एक आदमी को लेटाते हैं तो 5-6 फीट की जगह लगती है, लेकिन ऐसे भी दरगाह में देखता हूँ जो 2-3 फीट में जो उनकी जगह है। तो वहाँ मेरा सवाल है कि ये जो लड़ाई है ये विचारवाद से भी की जा सकती है कि ये दरगाह नहीं हो सकते, यहाँ पर दरगाह नहीं हो सकते। तो ये जुडिशियल जब जाती है तब ये 70 साल, 100 साल या 500 साल की लड़ाई होती है, जो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये विचारवाद की लड़ाई है क्या, ऐसा आपको लगता है? I think his question is कि many of these dargahs they have only 2 feet जगह है, so it cannot be that somebody was buried there. आपको मैं so why बड़ा can't you fight their fake claims? I understand. आपका बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जीता जागता उदाहरण है। हमने एक रिसर्च की थी और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था और एक 2018 में एक जजमेंट आया जस्टिस ऋषिकेश रॉय का, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेसेस पे दरगाह बनी हुई है या कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हटाया जाए। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जहाँ पे आप सब लोग जानते होंगे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो इलाहाबाद में, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद में कंपनी बाग पार्क नाम से है, जिसे एल्फ्रेड पार्क भी कहते हैं, अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी कहते हैं। उस पार्क में जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने शहादत दी थी, तो उस पार्क में धीरे धीरे मज़ारें बनती चली गई। तो हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और हमने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेसेस पे मज़ारें नहीं हो सकती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रातों रात उन सारी मज़ारों को हटाने का फैसला दिया और विद इन 2 डेज यूपी गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया, वो सारी मज़ारें हटा दी गई। उसका कैस्केडिंग इफेक्ट ये हुआ कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमसे मांगा कि ज़रा वो चीज़ें जो आप दे रहे हैं रिसर्च, वो ज़रा हमें दीजिए। वो हमने प्रोवाइड किया और उत्तराखंड में क्या हुआ है आप देख लीजिए। मैक्सिमम मज़ारें जो आप बात कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैक्सिमम मज़ारें आर्टिफिशियल हैं। दिल्ली में मैं आपको ऐसी मज़ारें बता दूं जो पुल के ऊपर बनी हुई हैं। अब कोई पुल के ऊपर जाके कैसे तो ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसके लिए हमारे पास, मैं आज ऑर्गेनाइजर से जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें जजमेंट लगा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं आज इस गैदरिंग के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको सिर्फ फोटोग्राफ खींचनी है जहां पे मज़ार पब्लिक लैंड पे है, उसकी लोकेशन बतानी है। हमारी पूरी पेटिशन और प्लीडिंग है, पूरी रिसर्च है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप उसको फाइल करिए, आपको 100% ऑर्डर मिलेगा, उसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है। सर, आपकी रिसर्च महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में अब हर गढ़ पे, शिवाजी महाराज पे गढ़ पे आपको कम से कम 10 मज़ारें मिलेंगी जो अभी फिलहाल हुई हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई कैन नॉट टेक एनी मोर क्वेश्चंस, बट ही हैज़ 1 more session, so maybe some of the questions can be asked after that. We have to break for lunch now. Once again, thank you so much, Vishnu, for such a engrossing conversation. And I'm really sorry that I kept speaking.